प्रोफेसर जयराम प्रसाद सिंह उर्फ जयराम बाबू पर ये संस्मरण जो एक लिखित दस्तावेज भी है उनकी बातों का, उसी से कुछ अंश आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को उनके चिंतन और सूझबूझ की झलक मिले। यह बात सूझबूझ किस लिए कह रहा हूँ कि मैंने 14 अगस्त 1900 मैंने 22 अगस्त 1914 को जब अर्जक ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया था, तो उसके विधिवत उद्घाटन के लिए 31 अक्टूबर को 2014 को प्रोफेसर जयराम बाबू को और रघुनी राम शास्त्री जी को विधिवत उद्घाटन के लिए कि लोग जान जाएं, प्रसार हो, बुलाया था। अर्जक ट्रस्ट भाईपुर और एक सभा हुई थी। तो उस समय हमने उन्हें नीलगाय, बड़ैल, जंगली सुअर और बानर की समस्या से हमारा पशुओं के बारे में बताया था, और वो मेरी बात से काफ़ी प्रभावित भी हुए थे जयराम बाबू, और कहा था कि इसको प्रदेश समिति में पास करा करके राष्ट्रीय समिति को भेजें। हमने प्रयास किया, लेकिन प्रदेश समिति ने उस पर गौर नहीं किया, मठाधीशगिरी में, जैसा कि हर संगठन में लगभग हो जाता है। तो बाद में उसी पर पूर्व राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश माता प्रसाद जी ने हमें किसान सम्मान भी दिया था, जो अब स्थायी हो चुके हैं। तो आज यह बात इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि लगभग 2 माह से अधिक हो रहे हैं, 200 से 282 किसान से अधिक शहीद हो चुके हैं किसान आंदोलन को लेकर के, और दिल्ली के किनारे डेरा डाले हुए हैं। परंतु सरकार गहरी निद्रा में सो रही है। 3 किसान बिल पारित कर केंद्रीय सरकार ने किसानों के हितों पर बुलडोजर चलाने की नापाक साजिश की है, जिसके खिलाफ पूरे देश के किसान काफ़ी मर्माहत और दुखी हैं। सरकार इस बिल के द्वारा बड़ी कंपनियों को लाभ देना चाहती है। सरकार बड़ी बिहाई के साथ कह रही है कि ये कृषि बिल किसानों के हित में है, जबकि ये पूंजीपतियों के हितों में है। तो और आगे आपको हम बताते हैं कि जगदेव बाबू के बाद जो भी वो कहे हों मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो बात मुझे समझाई वो जयराम बाबू ने समझाई कि जो आपने ट्रस्ट बनाया है, ये इसी ट्रस्ट बन करके इस विचारधारा को, अर्जक विचारधारा को, जिसे वर्मा जी मानव धर्म भी कहते थे, को फैलाना जरूरी है। और क्योंकि धर्म और राजसत्ता शक्ति का केंद्र है, दोनों का एक दूसरे से गहरा रिश्ता रहा है, दोनों ने एक दूसरे को मजबूत किया है। धर्म ने सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति का निर्माण किया है, राजसत्ता ने इसे मजबूत किया है। जैसा धर्म होगा वैसा ही समाज होगा, और वैसी ही उसकी संस्कृत अर्थात त्यौहार संस्कार होंगे, शादी ब्याह के रीति रिवाज। अमानवीय धर्म संवेदनाहीन और विखंडित समाज का निर्माण करता है। ऐसे समाज में समता, बंधुत्व और लोकतंत्र के लिए कोई स्थान नहीं होता है। इसकी संस्कृति मानव मूल्यों की विरोधी और पतनशील होती है। भारत का तथाकथित हिंदू धर्म, जिसको जानबूझकर हिंदू कहा गया है जबकि ये ब्राह्मण धर्म है, ऐसा ही धर्म है। इस धर्म को वर्ण और जाति उपजात में बांटकर पूरे देश को कमज़ोर करने की साजिश की गई है, जिसके फलस्वरूप देश सदियों तक गुलाम बना रहा। इसने परजीवियों को द्विज रूप में और श्रमजीवियों को
शूद्र रूप में घोषित किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज घोषित किए गए। तमाम श्रमजीवी जातियों को शूद्र घोषित किया गया। द्विज श्रम से दूर तमाम संसाधनों के स्वामी होंगे और शूद्रों का एकमात्र कर्तव्य द्विजों की सेवा करना होगा। इसने श्रम का नहीं बल्कि हमेशा के लिए श्रमिकों का ही विभाजन कर दिया, ताकि वे कभी आपस में एकबद्ध न हो सकें, और ऐसा ही हुआ भी। शूद्रों अर्थात श्रमिकों को सम्मान, शिक्षा, संपत्ति और अस्त्र शस्त्र से हमेशा के लिए वंचित कर दिया गया। सदियों से भारत में यही व्यवस्था कायम रही। किसी भी तथाकथित द्विज महापुरुष ने इस अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाना तो दूर, इसका समर्थन भी नहीं किया, बल्कि इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत किया, या कहिए कि ब्राह्मण धर्म को और मजबूत किया, जो पतनकारी था। इसकी झलक हमारे संविधान में भी दिखाई देती है। संविधान के अनुच्छेद 290 में आप देखें तो ब्राह्मण धर्म के मंदिरों, केरल और तमिलनाडु जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, ब्राह्मण धर्म की मंदिरों के लिए धन दिए गए और लगभग 62 लाख रुपए संविधान निर्माण 1949 में व्यवस्था कर दी गई, और 26 जनवरी 50 को संविधान लागू हुआ है, तो आप लोग जानते ही हैं। तो सोचिए, हिंदू धर्म के लिए अगर धन दिया गया था, प्रोत्साहन दिया गया, तो बौद्ध और सिख भी तो हिंदू के अंग हैं, क्यों नहीं उनको दिया गया? इसलिए दिमाग में क्लियर बैठा लें कि जिसको हिंदू कहा जाता है ये ब्राह्मण धर्म है, और क्योंकि इसमें ब्राह्मण हित के अलावा और किसी का भी किसी पुराण धर्म कहीं वर्णन नहीं है। तो बात चूँकि जयराम बाबू की हो रही है, अब आइए एक दस्तावेज जो संस्मरण है उनका आपको बताते हैं। जो आधुनिकीकरण में बुलेट ट्रेन चलने जा रही है, और एफडीआई जिस पर सरकार जोर दे रही है, पहले विरोध करती थी, लेकिन जब सत्ता में आई विपक्ष में विरोध थी, और जब पक्ष सत्ता में आई तो उसी को बहुत तेज़ी से लागू कर रही है। एफडीआई का अर्थ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें विदेशी का तो नाम लिया गया इसमें कि हम धन इकट्ठा कर रहे हैं देश के विकास के लिए, लेकिन इसमें विदेशियों के साथ देसी पूंजीपतियों को भी बढ़ावा दिया गया। तो आइए जानते हैं जयराम बाबू की क्या राय थी एफडीआई पर। आम जनता को चाहिए कि अधिक से अधिक साधारण गाड़ियां, जिसमें कम से कम आराम से बैठकर अपनी यात्रा आम जनता कर सके, ना कि जनरल बोगी में जानवर की तरह ठूंस कर चले, ढोई जाए। इसकी जगह पर मोदी जी बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, जो पूंजीपतियों के लिए होगी, जिसका किराया लगभग हवाई जहाज के बराबर होगा। और जयराम बाबू का कहना था कि ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। बुलेट ट्रेन में जो धन, उससे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश में गाड़ियों की संख्या, बोगियों की संख्या, डबल डेकर बोगियों को चलाने की। लेकिन भाजपा आम लोगों की बेहतरी वाली गाड़ियों को ना बढ़ाकर बुलेट ट्रेन चलवाएगी। इसकी नीयत को भांपिए। इतना ही नहीं, मोदी सरकार कह रही है कि रेलवे में एफडीआई यानी विदेशी और देसी पूंजीपतियों को भी निवेश करने की छूट दी जाएगी, यानी कारपोरेट घरानों से लिए गए पैसों की भरपाई राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली योजनाओं में उन्हें हिस्सेदारी देकर की जाएगी। रेलवे में अगर निजीकरण की हिस्सेदारी हो गई तो उसका भी बंटाधार निश्चित है। मोदी सरकार बड़े सुनियोजित ढंग से बड़े लोगों की सुविधा के लिए मॉडल स्टेशन बनाने की भी बात कर रही है। और दूसरी मूर्खता
जो भाजपा ने सत्ता में आने के बाद में प्रचार किया, यानी ब्राह्मणवाद के लिए और धर्मों को अपमानित करने के लिए विशेष तौर पर मुसलमान और दलित टारगेट हुए, तमाम जगह मारे पीटे गए, मॉब लिंचिंग के शिकार हुए। तो उसी पर भाजपा के एक नेता हैं, उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का गुणगान करते हुए कहा, उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, मध्य प्रदेश के अमरकंटक में कहा कि जो भगवान को नहीं मानता उसे सड़क पर गोली मार देनी चाहिए। यानी वैचारिक आज़ादी पर भी चोट शुरू हो गई है। इसी तरह भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जो हरियाणा के हैं, उसने हरियाणा में भाषण देते हुए कहा कि नौजवान भाजपा को वोट देकर हरियाणा में भाजपा की सरकार बना देते हो तो तुम्हारे लिए बिहारी बहुएं का प्रबंध करा देंगे। हरियाणा में लिंग अनुपात 1000 पुरुष पर 825 औरतें हैं। इस वजह से वहाँ कुंवारों की संख्या ज़्यादा है। धनगर बिहार की लड़कियों को खरीद कर ले जाने की मंशा व्यक्त कर रहे हैं। क्या ये बिहार का अपमान नहीं है? शादी खरीद फरोख्त की चीज़ नहीं है। जैसा कि ब्राह्मण धर्म में कन्यादान की जाती है, कन्यादान भी कोई भी कन्या यानी मानव दान की वस्तु नहीं है वो, लेकिन है यहाँ पर दानों, उसे वस्तु मान लिया गया। तो वही मानसिकता धनखड़ ने यहाँ दिखाई कि लड़कियों को यहाँ से खरीद के लाओ और यहाँ बहू बनाओ। तो ये बिहार का अपमान है। और खरीद फरोख्त को छूट दी गई, यानी मानव तस्करी की छूट देने की बात कह रहे हैं। पर धनखड़ ने बिहारियों को अपमान किया, जिसको भाजपाई भी तायद कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि भाजपा पुरातन संस्कृति का चहेता है। तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही है, वहीं की द्रौपदी की शादी 5 पांडवों से हुई थी। तो धनखड़ क्यों नहीं एक लड़की से 5 मर्द की शादी करवाकर अपनी पुरातन संस्कृति को भी कायम रखकर अविवाहितों की समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। बिहारियों को अपमानित कर ऐसे बातें क्यों कहते हैं, क्यों भाषण देते हैं? तो आपने जयराम बाबू की इस महत्वपूर्ण सोच पर गौर किया और इस संस्मरण को याद रखें कि जयराम बाबू कितने बड़े चिंतक थे। जय अर्जक।